हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कक्षा 5 मैम एमपी बोर्ड की हिंदी से एक पाठ जिसका नाम है मरकर भी जो अमर है। तो शुरू करते हैं आज के पाठ को। तो पहली जो शख्सियत है वो यहाँ पर है चंद्रशेखर आज़ाद। तो उनके बारे में पढ़ते हैं हम थोड़ा सा। सन 1921 असहयोग आंदोलन चरम सीमा पर था। काशी वाराणसी की सड़क पर एक जनसमूह चल रहा था। समूह में 15 वर्षीय एक निर्भीक बालक बड़े उत्साह के साथ भारत माता की जय, महात्मा गांधी और वंदे मातरम का उद्घोष कर रहा था। अचानक घुड़सवार पुलिस उन पर डंडे बरसाने लगी। बहुत से लोग बंदी बना लिए गए। बंदी बनाए गए व्यक्तियों में वह निर्भीक बालक भी था। उसे न्यायालय में उपस्थित किया गया। न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम? बालक ने सीना फुलाकर उत्तर दिया, आज़ाद। न्यायाधीश का अगला प्रश्न किया, पिता का नाम? उत्तर मिला, स्वाधीन। न्यायाधीश कुछ चौंके, फिर पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? बालक ने उसी स्वर में कहा, जेल खाना। न्यायाधीश ने उसे 15 बेत मारने का दंड दिया। प्रत्येक बेत की मार के साथ पीठ की चमड़ी उधड़ने लगी, पर बेत पड़ते ही बालक भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय बोलता रहा। बालक का नाम था चंद्रशेखर तिवारी। इस घटना के बाद लोग उसे चंद्रशेखर आज़ाद पुकारने लगे। चंद्रशेखर आज़ाद बड़े होकर एक महान क्रांतिकारी बने। चंद्रशेखर का जन्म 23 जुलाई सन 1906 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन झाबुआ जिले के भाभरा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम और माता का नाम जगरानी देवी था। चंद्रशेखर बचपन से ही साहसी थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न थी। वे पढ़ने के लिए काशी यानी कि वाराणसी आ गए और संस्कृत विद्यालय में विद्या अध्ययन करने लगे। अन्याय को देखकर आज़ाद का खून खौल उठा था। अतः यह स्वाभाविक ही था कि वे सारे देश में हो रहे अंग्रेज़ों के अत्याचार को कैसे सहन करते। उन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर क्रांतिकारियों का संगठन बनाया। आज़ाद शारीरिक बल और सूझबूझ के धनी तो थे ही, बहुत फुर्तीले भी थे। क्रांतिकारियों के दल में उनका गुप्त नाम क्विक सिल्वर अर्थात पारा था। इन्हीं गुणों के कारण वे कभी अंग्रेज़ों की पकड़ में नहीं आए थे। काकोरी कांड के बाद कई प्रमुख क्रांतिकारी पकड़े गए। काकोरी कांड वही है जो इसमें काकोरी नामक स्थान पर अंग्रेज़ों की खजाने से भरी ट्रेन को लूटा गया था। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी प्रमुख थे। इन सबको फांसी दे दी गई, पर चंद्रशेखर आज़ाद को पुलिस छू भी नहीं पाई। वे झांसी में वेश बदल कर रहने लगे। उन्होंने अपना नाम हरिशंकर ब्रह्मचारी रख लिया। इस समय उनके प्रमुख साथी मास्टर रुद्र नारायण, भगवान दास माहौर, सदाशिवराव मलकापुर तथा विश्वनाथ वैशंपायन थे। जब झांसी में गुप्तचरों को आज़ाद की भनक मिली तो वे ओरछा, जिला टीकमगढ़ यानी कि मध्य प्रदेश के पास सातार नदी के तट पर एक मंदिर में रहने लगे। यहाँ रहते हुए उन्होंने फिर से अपना संगठन खड़ा किया। झांसी में बिताए अज्ञातवास की अवधि में आज़ाद को भारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर इससे उनके मस्त स्वभाव और जीवटता पर कोई प्रभाव न पड़ा, न ही अपनी ईमानदारी पर आँच आने दी। ऐसा ही एक प्रसंग है। चंद्रशेखर आज़ाद झांसी में एक छोटे से खोखे में रहते थे। खाने का कोई ठिकाना नहीं था। कई दिन केवल एक बार चने चबेना खाकर रहना पड़ता। एक बार उनके पास केवल एक आना था। वे एक आने के भुने चने ले आए और खाने लगे। खाते खाते आखिरी मुट्ठी भरी तो उन्हें कुछ गोल गोल चपटा सा लगा। मुट्ठी खोली तो चनों में एक इकन्नी थी। पहले तो सोचा चलो कल के खाने की व्यवस्था तो हुई, फिर उनका मन अपने इस विचार पर ग्लानि से भर उठा। अरे, यह तो उस चने वाले की मेहनत की कमाई है, इस पर मेरा क्या अधिकार। चने खाकर उन्होंने पानी पिया और चने वाले को उसकी इकन्नी लौटा आए। देश के लिए अंग्रेज़ी खजाना लूटना अलग बात थी, पर स्वयं के लिए इकन्नी रखना भी आज़ाद को स्वीकार न था, भले ही भूखा क्यों न रहना पड़े। आज़ाद के पास एक माउजर पिस्तौल थी। वे उसे बलक बुखारा कहते थे। इस पिस्तौल को बड़ा ही संभाल कर रखते थे, क्योंकि पुलिस का सामना करने के लिए और कोई उपाय न था। वे कहते, जब तक मेरा बलक बुखारा मेरे पास है, अंग्रेज मुझे छू भी नहीं सकता। मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद ही मरूंगा।
उनका यह संकल्प टूटा भी नहीं। 27 फरवरी 1931 का दिन था। आज़ाद और सुखदेव इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे। विशंबर नाथ सिंह नामक एक पुलिस अधिकारी ने उनको पहचान लिया। उसने गुप्तचर पुलिस अधीक्षक नाट पावर को इसकी सूचना दे दी। नाट पावर ने दल बल के साथ आज़ाद को घेर लिया। दोनों ओर से गोलियां चलने लगी। एक गोली आज़ाद के पाँव में आ लगी। उधर उनकी गोली ने विशंबर नाथ का जबड़ा तोड़ दिया। दूसरी गोली नाट पावर की कलाई पर लगी। अपने आप को गिरता देखकर आज़ाद ने सुखदेव को वहां से जाने की आज्ञा दी और स्वयं अंग्रेज़ों का सामना करने लगे। धीरे धीरे उनकी गोलियां समाप्त होने लगीं। आज़ाद ने अंतिम गोली अपनी कनपट्टी पर दाग दी। आज़ाद का निष्पंदन शरीर भूमि पर पड़ा रहा, मानो भारत का वीर लाडला सपूत माँ की गोद में सो रहा हो। आज इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क शहीद पार्क के नाम से जाना जाता है। आज़ाद के बलिदान स्थल पर उनकी एक भव्य प्रतिमा स्थापित है, जहां जाने वाला हर व्यक्ति उस हुतात्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित कर अपने को धन्य समझता है। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी थी। कुछ महत्वपूर्ण बातें उनके चरित्र के बारे में यहाँ लिखी गई हैं। अगली जो शख्सियत है वो है राजा भाऊ महाकाल। तो शुरू करते हैं इनके बारे में पढ़ना। 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए स्वतंत्रता संग्राम तथा क्रांतिकारियों के बलिदान के परिणाम स्वरूप हमारा देश स्वतंत्र हुआ। दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया, पर स्वतंत्रता अभी अधूरी थी। भारत भूमि के कुछ भूभागों पर अभी भी विदेशियों का आधिपत्य था। फ्रांस का शासन पांडिचेरी पर और पुर्तगाल का शासन गोवा दमन द्वीप पर स्थापित था। स्वतंत्र भारत की सरकार ने दोनों क्षेत्रों को स्वतंत्र कराने के प्रयत्न किए। फ्रांस ने पांडिचेरी पर अपना शासन समाप्त कर इस क्षेत्र को भारत को सौंप दिया, पर पुर्तगाल की सरकार गोवा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। परिणामतः 1955 में गोवा मुक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में सभी वर्ग, जाति, धर्म और विचारधारा के लोगों ने तथा महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मध्य प्रदेश के भी अनेक नवयुवकों ने भी इसमें भाग लिया। इन युवकों में एक युवक था राजा भाऊ महाकाल। गोवा मुक्ति आंदोलन समिति ने निश्चय किया कि 15 अगस्त 1955 के दिन गोवा में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहरा जाए और गोवा को आज़ाद कराया जाए। इस हेतु सभी सत्याग्रही पहले पूना के केसरी भवन में एकत्रित हुए। वहां से 4-4 की टोली में गोवा में प्रवेश करने और तिरंगा फहराने की योजना बनी। योजना अनुसार 13 अगस्त 1955 को लगभग 1000 सत्याग्रही बेलगांव पहुंचे। बेलगांव से 4-4 की टोलियों में सत्याग्रहियों ने गोवा की सीमा में प्रवेश किया। सत्याग्रही आगे बढ़ते जा रहे थे और गोवा की पुलिस उन पर निर्दयतापूर्वक गोलियां चला रही थी। राजा भाऊ महाकाल की टोली भी तिरंगा लेकर आगे बढ़ रही थी, उस पर भी गोलियां दागी जा रही थीं। एक एक करके सभी सत्याग्रही जमीन पर गिरने लगे। तभी तेजी से आगे बढ़कर तिरंगे झंडे को राजा भाऊ महाकाल ने संभाला और भारत माता की जय, तिरंगे झंडे की जय बोलते हुए आगे बढ़े। सामने से पुर्तगाल की पुलिस द्वारा लगातार गोलियां चलाई जा रही थीं। एक गोली राजा भाऊ महाकाल के सिर पर लगी। गोली लगने से उनकी आंख पर घाव हो गया, फिर भी वे वीरतापूर्वक आगे बढ़ते गए। अधिक खून बह जाने के कारण वे बेहोश होकर गिर पड़े। 20 घंटे तक मृत्यु से संघर्ष करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुए। आंदोलन में एक ही दिन में 100 सत्याग्रही गोलियां खाते हुए शहीद हुए और भारत माता की जय तिरंगे झंडे की बोलते हुए शहीद हुए, जिसमें व्यावरा के श्री गंगा विष्णु श्याम भरथरे का नाम भी उल्लेखनीय है। राजा भाऊ महाकाल का जन्म 26 जनवरी 1923 को उज्जैन, मध्य प्रदेश, जो कि महाकाल की नगरी कही जाती है, में हुआ। इनके पिता का नाम बलवंत भट्ट महाकाल तथा माँ का नाम अन्नपूर्णा देवी था। राजा भाऊ महाकाल का परिवार मूलतः महाराष्ट्र तेलंग ब्राह्मण परिवार था। महादजी सिंधिया के समय जो विद्वान ब्राह्मण महाराष्ट्र से आए, उनमें यह परिवार भी था। इस परिवार को महाकाल की पूजा का कार्य दिया गया था। तब से राजा भाऊ का परिवार भगवान महाकाल की पूजा करता आ रहा है तथा इस परिवार के नाम के साथ महाकाल भी जुड़ गया। राजा भाऊ महाकाल की शिक्षा उज्जैन में ही हुई थी। बचपन में उन्हें व्यायाम करने शिप्रा नदी में, उज्जैन जो है वहाँ शिप्रा नदी बहती हैं, तो शिप्रा नदी में नदी के प्रवाह के विपरीत तैरने और घूमने का शौक था। 1952 में कश्मीर आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया।
1955 में 2 बार किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। जब देश में गोवा मुक्ति के लिए आंदोलन करने का आह्वान हुआ तो राजा भाऊ महाकाल ने उस आंदोलन में भाग लिया। 10 अगस्त 1955 के दिन इंदौर के सुभाष चौक में भाषण देते हुए राजा भाऊ महाकाल ने कहा, भारत की अखंडता और सुख समृद्धि हमारे जीवन का स्वप्न है। इसी स्वप्न को साकार करने के लिए हम गोवा की ओर जा रहे हैं। वहाँ यदि हमें मृत्यु से भी आलिंगन करना पड़े तो हम हंसते हंसते करेंगे। राजा भाऊ महाकाल ने ऐसा ही किया। उन्हें सिर में गोली लगी तब उन्होंने अपने साथियों से कहा, यह तो मुझे कंकड़ लगा है, कोई चिंता की बात नहीं है। वे साहसी और वीर पुरुष ही होते हैं जो अपनी मातृभूमि पर बलिदान करने के लिए बंदूक की गोली को कंकड़ लगने के रूप में लेते हैं। यह भी संयोग है कि राजा भाऊ महाकाल का जन्म 26 जनवरी को हुआ और देश के लिए उनका बलिदान 15 अगस्त को हुआ। ये दोनों ही राष्ट्रीय दिवस हैं। तो यहाँ हमने पढ़ा राजा भाऊ महाकाल के बारे में, जिनका जो जन्म दिवस है वो 26 जनवरी के दिन है और जो उनकी मृत्यु जिस दिन हुई वो 15 अगस्त के दिन। दोनों ही राष्ट्रीय दिवस हैं। बड़ी ही रोचक बात है, राजा भाऊ महाकाल से जुड़ी हुई है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।